पता है वो एग्ज़ाम क्लियर हो जाती है, फिर वो लोग कुछ आते हैं हाँ, जो न्यूज़ Interview. आर्टिकल्स लिखते हैं, हाँ. जो शायद जो जिसने क्लियर किया उससे पूछ के भी नहीं लिखा, और वो लिखेगा 12 घंटे पढ़ाई की, खाते खाते भी पढ़ता था। अब वो क्या पढ़ता था वो कोई नहीं बता रहा कि खाते खाते पढ़ क्या रहा था वो। यू आर द पार्ट ऑफ द सिस्टम एंड यू आर रनिंग द Running the सिस्टम, system यू at आर the द same नट time. ऑफ द टायर। Yes, true. अगर वो नट निकल गया हाँ, तो दिक्कत हो जाएगी। इंडियन डिफेंस एस्टेट सर्विसेज, IDES, ये IDES. काफ़ी कोई बोलता नहीं है कोई मैं बात क्या भी कौन नहीं सी करता। सर्विस लूंगा, मैं IDES लूंगा। हाँ, ये कोई ऐसा नहीं बोलता नहीं है, बोलेगा। और ये काफ़ी फेमस भी नहीं है। पर ये क्या है कि हमारे डिफेंस की जो लैंड है, कैंटोनमेंट एरियाज है, उसका जो मैनेजमेंट मैनेजमेंट है है, वो IDES ऑफिसर करता है। Officers करते हैं। और सोचो कि अगर हम सिर्फ बात करें उसमें, सोच रहे कि भाई क्या ही काम होगा, पर ये कितना इम्पोर्टेंट काम है एक पूरी फंक्शन को, कि अगर हमारी जो आर्म्ड फोर्सेस है उनका जो एरियाज है उसको मैनेजमेंट करना कितना इम्पोर्टेंट है, क्योंकि वो कंट्री के सिक्योरिटी की बात है वो। आर्म्ड फोर्सेस उसको मैनेज करने में टाइम वेस्ट थोड़ी करना चाहेंगे, ऑब्वियसली। तो ये कितनी इम्पोर्टेंट पार्ट हो जाए। जैसे इंडिया का किसी और कंट्री के साथ रिलेशन कैसा है, उसको कैसे मेंटेन किया जा रहा है, प्लस कम्युनिकेशन चैनल जो होती है वो एक IFS ऑफिसर होता है, बेसिकली मीडिएटर बिटवीन पार्टी A एंड पार्टी B, where the party A is our country. So hello guys, welcome to the new episode of the Mind Mix podcast, and today as a guest I have my friend Kush Patel, and this episode is gonna be different इसलिए क्योंकि थोड़ा सा chill out रहेगा episode, and different because me and my friend Kush, we gonna talk about our experience of UPSC preparation, civil services preparation, and हम लोग टू बी वेरी ऑनेस्ट, डिस्क्लेमर मैं स्टार्टिंग में देना चाहूँगा कि वी आर नॉट एक्सपर्ट, हम लोग सीख रहे हैं। एंड इन दिस एपिसोड वी जस्ट गोना, क्या बोलते हैं कि हम लोग अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करेंगे। ये एपिसोड वैसा होने वाला है कि हमारा एक्सपीरियंस क्या था अटेम्प्ट देने का, प्रिपरेशन का, जर्नी XYZ। सो विल स्टार्ट विद दैट। हाउ आर यू कुश? आई एम फाइन। मैं एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा, तूने बोला कि हम एक्सपर्ट नहीं है, मैं कह रहा था कि हम लोग नूब है पर एक्सपीरियंस्ड है, एक्सपर्ट नहीं है। सो ब्रो, हाउ इज योर प्रिपरेशन गोइंग? प्रिपरेशन हर बार की तरह थोड़ी ऊपर थोड़ी नीचे, अटक के रुक के फिर चल रही है। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांटेड टू थैंक यू कि ब्रो तूने थोड़ा टाइम निकाला आउट ऑफ योर प्रिपरेशन एंड पॉडकास्ट के लिए। नहीं, एनी टाइम इट्स के भाई पहले आता है, दोस्त पहले आता है। ओके, प्रिपरेशन तो इट्स अ पार्ट एंड पार्सल चलती रहेगी, एग्जाम पास हो जाए उसके बाद भी। कुश, टेल मी, अकॉर्डिंग टू योर एक्सपीरियंस, अकॉर्डिंग टू योर POV, व्हाट इज UPSC? फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ये कहना चाहूँगा कि UPSC हम लोग हमेशा से ये देखते आ रहे हैं, जब से हमने ये सुना है UPSC, हमने लोग ये देखते हैं कि कलेक्टर वाली एग्ज़ाम, पर UPSC इससे बहुत बड़ी चीज़ है, और इससे काफ़ी वाइड स्कोप वाली चीज़ है। जैसे कि UPSC, हम जिस UPSC की बात करते हैं कलेक्टर वाली एग्ज़ाम, वो सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम है, वो काफ़ी अलग चीज़ है UPSC की दूसरी चीज़ों से। जैसे कि CDS है, फिर CAPF की एग्ज़ाम्स है, तो वो चीज़ से ये काफ़ी अलग है। तो पहली चीज़ तो ये। दूसरी चीज़, UPSC मेरे लिए एक प्लेटफॉर्म है, स्टेपिंग स्टोन है, उस पर पैर रखो, सर्विस में जाओ एंड डू व्हाट यू वांट टू, नॉट इन द सेंस के अपनी मर्जी का, बट द रीज़न वाई यू केम इनटू दिस होल गेम। Okay, so what was your reason that you came into this game? फॉर मी ये एक ऐसी चीज़ है कि यू गेट द पावर। हम लोग पावर को कहीं पे, आई डोंट रिमेंबर, पर हम लोग ने मैंने पावर को हमेशा से हम लोग ऐसा देखता है कि एक गलत चीज़ है, मिसयूज वाली चीज़ है, पर पावर एक टूल है, हम उसको जैसे यूज़ करें, उसके अंदर एक बहुत ही बड़ा पोटेंशियल है टू मेक एन इम्पैक्ट ऑन द सोसाइटी। हाँ, जैसे कि कैंची पेपर काटने के लिए भी यूज़ होती है, पर कैंची एक वेपन भी यूज़ होता है। तो जब पावर को वेपन की तरह यूज़ किया जाए गलत तरीके से, तो वो उसके इम्पैक्ट्स गंदे ही निकलेंगे। पर जब हम लोग पावर को किसी अच्छी चीज़ के लिए यूज़ करें, पावर को लेके हम लोग काम करवाए जो एक वाइड स्केल लोगों को इम्पैक्ट करे पॉजिटिवली, तो वो पर्सपेक्टिव से मैं ये इसमें आया। और ऑल्सो यूनिफॉर्म का जो एक पैशन है, आर्म्ड फोर्सेस मेरे लिए
उतना अट्रैक्टिव नहीं है जितना जितना ये है। एक खाकी वर्दी हाँ खाकी वर्दी का है। इंटरेस्टिंग सो लाइक यूपीएससी का कैसा इमेज है ना, लाइक आई वांटेड टू शेयर विद दिस विद यू कि जैसे समझ लेते तेरा भी एक्सपीरियंस हो गया कि तो किसी को बोलता है आई एम प्रिपेयरिंग फॉर यूपीएससी, तो बोलेगा हो एक ऐसा एक चमक आ जाता है, ठीक है। बट आई थिंक यूपीएससी एंड यू विल एग्री विथ मी कि यूपीएससी इज मोर देन दैट। जैसे पावर तो तूने बोला, पावर बताने के लिए तूने बोला, लेकिन उसके पीछे जो तेरे कॉजेज है कि भाई वाई यू आर इन सर्विसेज, क्यों सर्विस में, तो वो आई वांटेड टू नो अबाउट इट अपार्ट फ्रॉम ऑल दैट क्या बोलते हैं स्टारी एंड ग्लैमरी चीज़ है। तो उसके लिए मेरे पास एक पर्सपेक्टिव है कि एक घर चलता है जब चलता है, घर हाँ। चलाने के लिए एक पर्टिकुलर फंक्शनरी होती है कि जो घर में पैसे आ रहे, पापा पैसे ला रहे, वो दिख रहा है, उससे घर चल रहा है। पर जो काम मम्मी करती है बैक ऑफ द स्टेज, जिसकी वजह से एक बोन होता है, बैक बोन होता है, मैनेजमेंट जो हाँ, चीज़ होता है, तो वो जो चीज़ है जो बैक ऑफ द स्टेज चलता है, वो चीज़ है कि वो एक अलग चीज़ है। पावर ग्लैमर उसके अलग, उसके सिवाय जो अट्रैक्टिव होती है और जिसको वो चीज़ समझ आ गई कि ये चीज़ ये अलग गेम है, तो उसके लिए Apart यूपीएससी from that, हाँ उस पावर ग्लैमर रुतबा वो रील दो हाँ, गनमैन के साथ निकल वो रहे हैं। यूट्यूब पे वो रील्स चलती है, इंस्टाग्राम पे वो रील, वो रुतबे वाले पीछे एकदम ऐसा हाई म्यूजिक चल रहा था, उससे बहुत अलग है। जो जब आप सर्विस में जाते हो तो सर्विस बहुत अलग है। जैसे विकास दिव्यकृति सर कहते हैं कि पूरे दिन थोड़ी ऑफिस से अंदर बाहर करते पूरे दिन रहोगे। रील थोड़ी बनाते रहोगे, अंदर हाँ। गए किसी ने फोटो निकाल के वीडियो निकाल के रील बना दिया, फिर बाहर गए वापस रील बना दिया। सो ये ऐसा कंटिन्यू। तो वही है कि बैक ऑफ द स्टेज जो चीज़ चलती है वो काफ़ी एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है जो नेशन को चलाता है, और हर एक सर्विस में एक अलग चीज़ होती है जो चलाता है, और छोटे छोटे पार्ट्स ले लो और वो पार्ट्स को एक साथ जोड़ो तो वो एक बैकबोन बनता है जो पूरी एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम और नेशन को चलाता है। लाइक ऐसा समझ लो कि अलग अलग पिलर्स है वो पिलर्स जो डेमोक्रेसी जो एज अ इंस्टीट्यूशन है उसको सर्वाइव, मतलब उसके ऊपर पूरा आधार है। और ऐसा बोल सकते हैं कि जो नॉर्मल लोग हैं, जो सिविलियंस है फॉर एग्जांपल, तो सिविलियन लोगों या नॉर्मल लोगों का जो डे टू डे लाइफ है उसमें कोई हिंड्रेंस ना हो, वो अपना काम कर सके। बहुत बेसिक लेवल पे अगर मैं आके बात करूँ कि वो एक डे टू डे नॉर्मल लाइफ जी सके और उनको अपने राइट्स और ये सब चीज़ें मिल सके, तो वो राइट प्रोवाइड करने के पीछे और एक जो पूरा एक इंस्टीट्यूशन है जो किसी को दिखता नहीं है। चाहे आज मिनिस्टर्स भी हो, मिनिस्टर्स के पास पावर है, लेकिन जो मिनिस्टर चाहे प्राइम मिनिस्टर की बात करूँ, कैबिनेट मिनिस्टर्स की बात करूँ, जो अपने अपने पर्टिकुलर पोस्ट पे, उनका डिसीजन है, लेकिन जो उनकी एडवाइजरी बॉडी होती है जो उनको एक क्या बोलते, हाँ, एक तो वो हो गया इम्प्लीमेंटेशन, उसके पहले भी जो एडवाइजरी बॉडी रहती है जो ब्यूरोक्रेट से भरी रहती है, जो इतने वेल लर्नड रहते हैं, जिनके पास इतना ज़्यादा एक्सपीरियंस रहता है, और उसके आधार पर ही ये चीज़ें डिसीजंस लिए जाते हैं। और फिर जब वो समझ लो कि लेजिस्लेचर में रूल बना और उसके बाद जब वो इम्प्लीमेंट करने को आता है, तो इम्प्लीमेंटेशन कि भाई जो टॉप पे रूल बनाया, अगर हायरार्की के हिसाब से देखें, जो टॉप पे इंट्रोड्यूस हुआ है लॉ, वो एकदम ग्राउंड तक एक कॉमन पीपल को मिले, उसमें बहुत बड़ा रोल आता है ब्यूरोक्रेसी का। सो वुड यू लाइक टू ऐड समथिंग इन दैट? नहीं, आई कम्प्लीटली अग्री विथ इट कि एक डिसीजन लेना और डिसीजन को इम्प्लीमेंट करना, और डिसीजन लेने से पहले एक पर्टिकुलर डिसीजन की तरफ बढ़ना। डिसीजन लिया, डिसीजन से पहले जो डिस्कशन होता है और उसके बाद जो इम्प्लीमेंटेशन होता है। अब ये डिस्कशन और इम्प्लीमेंटेशन, ये जो दो चीज़ है वो काफ़ी निगलेक्टेड होती है, क्योंकि हम लोग सिर्फ क्या बोलते हैं कि आइसिंग ऑन द केक देखी जाती है, पर जो केक की लेयरिंग होती है वो कोई नहीं देखता। और ये जो लेयरिंग है या डिसीजन टेकिंग का, मतलब डिसीजन की तरफ जाने का और इम्प्लीमेंटेशन का, ये होता है सिविल सर्विसेज का काम मोस्टली। यस। सो मेरे को एक लाइक फॉर एग्जांपल अपने दोनों ने प्रिपरेशन ऐसा बोल सकते हैं मतलब साथ में स्टार्ट किया थ्रू योर कॉलेज, थ्रू आवर कॉलेज। तो थोड़ा सा मैं ऑडियंस के लिए बैकग्राउंड दे दूँ कि वी बोथ वर इन अ सेम कॉलेज, हम लोग वहीं पे मिले। एंड हम लोग के कॉलेज में क्या था, अपने ने कौन सा इंस्टीट्यूशन ज्वाइन किया था? AICS ना, हाँ, ऑल इंडिया सिविल सर्विसेज ऐसा करके हम लोग के कॉलेज ही प्रोवाइड करता था सिविल सर्विसेज के लिए।
तो हम लोग ने उसका सबसे पहला टेस्ट दिया था साथ में, ठीक है, और वो था एंट्रेंस टेस्ट था, और वहाँ पे भी इंटरव्यू हुआ था, जिंदगी का पहला इंटरव्यू। हाँ, जिंदगी का पहला इंटरव्यू बोल सकते हैं कि भाई वो कोचिंग ज्वाइन करने के लिए भी हम लोग ने एंट्रेंस टेस्ट और इंटरव्यू दिया था। तो वहाँ से हम लोग का मेनली प्रिपरेशन स्टार्ट हुआ, एंड बहुत सारी चीज़ें आप लोगों ने साथ में एक्सप्लोर की। तो थोड़ा उसकी तरफ चलते हैं कि कैसे टाइप के चैलेंजेस आए यूपीएससी प्रिपरेशन में। फॉर एग्जांपल अगर मैं बोलूँ कि सबसे चैलेंज इन यूपीएससी प्रिपरेशन, तो सबसे पहला तेरे माइंड में क्या क्लिक होता है? वास्ट सोर्सेज और उससे भी वास्ट सिलेबस, जो कि पहले लगता था, अब नहीं लगता। पहले लगता था कि ये बहुत, भाई 3, 4, 5, 6 पेज का तो सिलेबस आ रहा है इसका। हाँ। इतना तो, और वो भी एकदम छोटे से छोटे फॉन्ट में। हाँ, छोटे से छोटे फॉन्ट में, और वो भी 5-6 पेज का हो रहा है, तो उसको अगर तोड़ने जाए तो भी 10-11 हो जाएगा, ऐसा पहले लगता था। जो कि अब नहीं लगता, क्योंकि वो एक जर्नी हम लोग ने कवर कर ली। और मैं ऐड करना चाहूँगा कि हम लोग ने AICS से स्टार्ट नहीं किया था, हम लोग ने स्टार्ट उससे पहले किया था, जहाँ पे हम लोग ने लोगों का सुना था कि 6 to 12 की NCERT पढ़ो, न्यूज़पेपर पढ़ो, और वो पढ़ के कोई फ़ायदा आज तक मुझे नहीं लगा। उसका तब लगा जब हम लोग ने सिलेबस और PYQs और ये सब पहले समझा, देखा क्या है। उसके बाद जब हम लोग NCERTs पे गए तब समझ आया, क्योंकि 6th की NCERT अगर कॉलेज के फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर का बंदा खोलेगा तो वो मोटू पतलू की स्टोरीज है उसमें। लिटरली एक कॉन्सेप्ट समझाने के लिए मोटू पतलू की स्टोरीज है उसमें, तो उसमें कौन टाइम वेस्ट करेगा? ऐसा लगता है कि अरे क्या है ये, क्यों ये सब कर रहे हैं, इतना बड़ा लेवल का एग्जाम दे रहे हो। और वही पढ़ते एक पॉइंट पे होता है कि यार यूपीएससी इतनी बड़ी एग्जाम है, इतना टफ आता है, ऐसा वैसा होता है, सब कहते हैं, और यहाँ पे बैठ के मैं ये बॉक्स के अंदर की मोटू पतलू की स्टोरीज क्यों पढ़ रहा हूँ, इससे मेरे आंसर कैसे सॉल्व होंगे? अब बंदा वो 6th की NCERT पढ़ रहा होता है, उसके बाद जाके PYQ देखता है, तो उसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। पर वो दोनों चीज़ के बीच की जो लिंकेज है, वो लिंकेज अगर समझ गए हम लोग, तो वो वही प्रिपरेशन का मेन चीज़ है कि जो तुम पढ़ रहे हो और जो क्वेश्चन आ रहा है उसके बीच की लिंकेज जो है वो लिंकेज क्या है? जैसे फॉर एग्जांपल ट्राई टू एलॉबरेट अकॉर्डिंग टू यू। कि NCERT पढ़ रहे हो तो NCERT के बात कर रहे थे, तो NCERT पढ़ रहे हो, उसमें ये नहीं है कि तुम मोटू पतलू की स्टोरीज पे जाओ। 6th to 10th की NCERT है, उसमें हम लोग की वर्ड्स जो है, जिसको उठा के हम लोग अभी की जो चीज़ चल रही है उसको उसके साथ कनेक्ट कर दे। या तो फिर अगर मैं एकदम बेसिक लेवल पे जाऊँ तो बेसिक द वर्ड कि अपने कॉन्सेप्ट का जो अपने जितने भी कॉन्सेप्ट बड़े कॉन्सेप्ट पढ़ता है, जैसे डेमोक्रेसी, फेडरलिज्म, XYZ, तो कॉन्स्टिट्यूशन, ये सब के जो मेन आइडिया का जो बेसिक कोर है दैट इज इन द NCERT। कि हम लोग एकदम उसका एकदम बेसिक से ABCD है वो, ऐसे समझ लो, जो इतने बड़े कॉन्सेप्ट की हम लोग बात कर रहे हैं, तो वो NCERT में उसका ABCD है। तो जब तक वो ABCD क्लियर नहीं होगा तब तक हम लोग वो बड़े आइडियाज को ऑप्ट करना, मतलब या उसको एक पर्सपेक्टिव से नहीं देख सकते। हम लोग ने स्टार्टिंग में बात की कि कैसे वो डिसीजन टेकिंग, डिसीजन इम्प्लीमेंटेशन, और उसके पहले तो ये जो चीज़ है, इसमें मतलब एक सिस्टम के 2 बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स आ जाते हैं, जो कि है लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव। अब ये चीज़ हम पढ़ते हैं 6th-7th में, पर अभी इस चीज़ को हम लोग कनेक्ट बाद में कर पाते हैं, पर वो कनेक्शन के लिए हमें पहले वो बेसिक समझना पड़ेगा। कि एकदम ही सिंपल चीज़ है कि अगर खोलोगे तुम बुक तो उसमें लिखा होगा कि 3 ऑर्गन्स है हमारे, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर और जुडिशियरी। पर अगर तुम ये नहीं समझ पाए कि ये तीनों चीज़ पैरेलल है, तो जब आगे तुम कॉम्प्लेक्स चीज़ें, लक्ष्मीकांत खोल के कॉम्प्लेक्स चीज़ पढ़ोगे तो वो तुम कनेक्ट नहीं कर पाओगे। तो समझना इम्पोर्टेंट ये है बेसिक में कि जो टर्मिनोलॉजीज है, स्पेसिफिक वर्ड है, जो वर्ड इम्पोर्टेंट है पूरे एक आंसर को जस्टिफाई करने के लिए, फ्रेम करने के लिए, तो वो वहाँ से उठाना है, ना कि वो मोटू पतलू की स्टोरी। मतलब वो मोटू पतलू की स्टोरी वो तुम्हें खाली समझाने के लिए, बट वो जो मेन जो कॉन्सेप्ट है, वो अच्छी है, पर वो कॉलेज के फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर के बंदों के लिए नहीं है। वो 6th-7th के बच्चों के हिसाब से NCERT बेस्ट है। सो लाइक लक्ष्मीकांत की बात हुई क्योंकि इंट्रोडक्शन हुआ, तो सबसे मेन लॉर्ड लक्ष्मीकांत मेरे को पूछने का था ब्रो कि यार तेरे को क्या इश्यूज आए सोर्सेज चूज करने में?
वैसे तो अपना डिस्कशन हुआ है, लेकिन ऑन द रिकॉर्ड कि कैमरा के सामने क्या क्या इशू आता है, जो मैंने भी सहा है, तूने भी सहा, एंड आई एम गेस जो भी यूपीएससी प्रिपरेशन में सबसे पहले घुसता है उसको वो एक दो साल तो फिगर आउट करने में लग जाता है उसको कि भाई मैं कहाँ से पढ़ूँ सोर्सेस, क्योंकि कोचिंग इंस्टीट्यूट तुम्हें दूसरा बताता है, वो बोलता है हमारा मटेरियल पढ़ दो, कोई क्या बोलते हैं एलुमनाई रहता है, एलुमनाई नहीं बोलते हैं, लेकिन जो कोई रैंकर रहता है ऑल इंडिया रैंक, वो बोलता है कि भाई इससे पढ़ो, फिर कोई बोलता है कि भाई एनसीईआरटी पढ़ो, कोई बोलता है कि भाई एक काम करो नोट्स पढ़ो, कोई बोलता है कि टीचर के नोट्स पढ़ो, कोई बोलता है स्टूडेंट्स के नोट्स पढ़ो। तो भाई कहाँ से सबसे पहला स्ट्रगल रहता है वो सोर्सेज का। तो लेट्स थ्रो सम लाइट इनटू इट कि भाई सोर्सेज सिलेक्ट करने में कितना डिफिकल्ट होता है। मैं ये नहीं पूछ रहा हूँ कि कौन सा सोर्स तू बता रहा, मैं पूछ रहा हूँ कि डिफिकल्टी कैसा होता है। तो इसमें जैसे तूने बोला कि बहुत सारी चीज़ें, हर एक सब्जेक्ट के लिए तुम्हें 5-5, 6-6 बुक्स मिल जाएंगे, 5-5, 6-6 लोगों के नोट्स मिल जाएंगे, हर एक इंस्टीट्यूट के हिसाब से, हर एक अलग टीचर के हिसाब से अलग नोट मिल जाएंगे। पर मेन बेसिक चीज़ उसमें यह है कि जो कंटेंट है, जो बेस कंटेंट है, वो तो वैसा का वैसा ही रहेगा, सेम है, बस उसको एक्सप्लेन करने का टोन चेंज हो जाएगा, तो वो टेस्ट चेंज हो जाएगा। तो कई चीज़ों में तो है कि वो जैसे पॉलिटी है, तो पॉलिटी में लक्ष्मीकांत है ही है, उसके सिवा कहीं और अभी डीडी बासु खोल के बैठोगे तो इट इज़ ऑफ नो यूज़। पर इनिशियली जब हम लोग देखते हैं और डीडी बासु खोली और दूसरी तरफ यूपीएससी का सिलेबस खोला, तो लगेगा हाँ यार ये तो काफ़ी मैचिंग अच्छे से समझा, तो ये अच्छा सोर्स पर इसमें ये समझना बहुत ज़रूरी है कि डीडी बासु का जो लेवल है वो मास्टर्स और ग्रेजुएशन से ऊपर मास्टर्स लेवल का है, और वो इन डेप्थ चीज़ है, वो तुम्हें प्रीलिम्स और इसमें काम नहीं आएगी, प्रीलिम्स और मेंस में काम नहीं आएगी, क्योंकि यूपीएससी क्लियरली कहता है कि जनरल चीज़ें चाहिए हमें, लाइक यू डोंट नीड टू बी द मास्टर ऑफ ऑल। हाँ, मास्टर ऑफ ऑल क्या कहते हैं उसे, जैक ऑफ ऑल। हाँ, जैक ऑफ ऑल मास्टर्स ऑफ, ऐसा कुछ जो है वो चीज़ हमें पीएचडी नहीं करनी, वो चीज़ हमें पता होना चाहिए कि बेसिक क्या है। बेसिक के बाद हम लोग ने ऐसे बात की कि बेसिक के बाद बिल्डअप होता है, तो उसमें डीडी बासु काम नहीं आएगी। तो उसी तरह से जैसे अब पता चल गया कि भाई पॉलिटी में तो लक्ष्मीकांत है, पॉलिटी में लक्ष्मीकांत सॉर्टेड है, फिर दूसरे सब्जेक्ट्स में जाए तो वो टेस्ट के हिसाब से कहीं कहीं पे जगह चेंज हो जाता है। कि जैसे हम दोनों की बात करें तो करंट अफेयर्स में तू कोई और मैगजीन यूज़ करता है, हाँ, मैं कोई और मैगजीन यूज़ करता हूँ, पर उसमें ये चीज़ नहीं है कि तेरी मैगजीन मेरे से अच्छा है, ये है ही नहीं। जो एक दो चीज़ ऐसी होगी जो शायद अलग होगी तेरी और मेरी मैगजीन में, पर उससे तो मेरे मार्क्स में इतना चेंज नहीं आएगा। उसका मतलब अगर उसका मैथ्स भी निकाला ना कि भाई कितना प्रोबेबिलिटी है या कितना परसेंटेज ऑफ चेंज आएगा, तो मेरे ख्याल से वो 0.110000.1 आएगा। हाँ, क्योंकि 100 क्वेश्चन आ रहे हैं, मानो 100 क्वेश्चन है, उसमें से पूरी वही उसमें से आ रहा है, मैगजीन में से मान लो कि वही मैगजीन में से सब कुछ आ रहा है, और तेरी और मेरी मैगजीन अलग है, तो उसमें 1 या 2 क्वेश्चन में ऐसा होगा कि शायद मुझे ना आए क्योंकि वो तेरी मैगजीन में था, मेरी में नहीं था। पर यूपीएससी में अगर हम लोग रेशियो देखने जाए तो मार्क्स का और क्वेश्चन का रेशियो देखे तो किसी का 100% तो है ही नहीं। यूपीएससी खुद नहीं कह रहा है कि तुम 100% और वो मैगजीन एज इट इज आता भी नहीं है, मतलब क्लियर करने के लिए कि वो एज इट इज, ये तो हाइपोथेटिकली एग्जांपल के लिए कि वो उस पे स्टक नहीं हो जाना चाहिए हमें। कि इनिशियली जो तूने बोला कि इनिशियली क्या दिक्कत आई, तो वो जो स्टक हो जाते हैं कि यार मुझे तो उसी इंस्टीट्यूट की पढ़नी पड़ेगी पर मुझे वो मिल नहीं रही, तब मैं वो पढ़ूंगा नहीं, वो जब मिलेगी तब पढ़ूंगा। जो तुझे मिल रहा है उससे पढ़। और ये भी डिबेट काफ़ी करते हैं कि न्यूज़पेपर ही पढ़ना चाहिए, मैगजीन नहीं पढ़नी चाहिए। तो तेरा क्या ओपिनियन है इसके ऊपर? मैं पर्सनली, मेरे लिए मैगजीन प्रेफरेबल है न्यूज़पेपर से, क्योंकि वो बल्क में मैं ख़त्म कर पाता हूँ, ये मेरा प्रेफरेंस है। किसी को बल्क में ख़त्म करना पसंद नहीं आता, तो वो हर रोज़ न्यूज़पेपर पढ़ेगा। पर एक बात हमें याद रखनी चाहिए कि न्यूज़पेपर पढ़ने में वो लगता है टाइम लगता है और एफर्ट्स। आज तो अब स्टार्टिंग में जब प्रिपरेशन में आया तब तो मुझे नहीं पता था कि लोग एनालिसिस करके दे रहे हर रोज न्यूज़पेपर का, तो खुद पन्ने घुमा रहा था और घुमाते बॉलीवुड में पहुंच जाता था। स्पोर्ट्स, ओ भाई आज किसने टीम जीता, मैनचेस्टर जीत गई।
तो उसमें टाइम वेस्ट हो जाता है, सबका होता है, ऐसा कुछ नया चीज़ है नहीं। पर वो टेस्ट, वो चॉइस प्रेफरेंस के हिसाब से हम लोग शिफ्ट कर देना चाहिए कि अगर तुम्हें हर रोज़ वो SIP मोड में चलना है और हर रोज़ तुम्हें अगर न्यूज़पेपर से ख़त्म करना है और फिर खुद का कंपाइलेशन एंड में रिवाइज करना है, तो वो ठीक है। और पर मेरा खुद के लिए ये है कि मंथली मैगजीन्स जो आती है काफ़ी अच्छी अच्छी इंस्टीट्यूट्स की आती है और वो सही होती है, तो उसी से करो। मैं वो लोग पैसा लगा रहे हैं, वो लोग टीम लगा रहे हैं, तो उसका इस्तेमाल करो, फ्री में मिल रही है, डाउनलोड करो, उसको पढ़ो। और आज उसके भी एनालिसिस काफ़ी अच्छा आ गया कि मान लो कि जून की मैगजीन आई है, वो मुझसे मिस आउट हो गई, मैं पूरी डिटेल में नहीं पढ़ पाया क्योंकि मैं स्टैटिक मेरा कंप्लीट कर रहा था, तो मैं उसका एनालिसिस देख के ख़त्म करूँगा फास्ट, फिर रिवीजन में एड ऑन्स कर लूँगा जहाँ पे कम ज़्यादा लगा। मैं करंट अफेयर्स के लिए ये फॉर्मूला अपनाता था कि मैं क्या करता था, जो तेरे को भी पता है, कि मैं मैगजीन्स तो पढ़ता था लेकिन रोज़ है ना 2x पे द हिंदू का एनालिसिस देख लेता था। तो 1 घंटे का एनालिसिस रहता था, उसको मैं फटाफट ब्रेकफास्ट करते करते या कुछ ऐसा ऑर्डिनरी काम करते करते, लेकिन मेरा फोकस उस पर रहता था क्योंकि वो खाली एक ऐसा सबकॉन्शियस में बैठना चाहिए ताकि जब मैगजीन खोल के देखे ना तो अपने वो रिलेट, वो की टू की, मतलब पॉइंट टू पॉइंट अपने उसको हाँ याद है, अच्छा हाँ ये एनालिसिस लिंकेज बन जाती है, लिंकेज बन जाती है। तो मैं ऐसा करता था कि मैं 2x स्पीड पे 1 घंटे का एनालिसिस आधे घंटे में ख़त्म कर देता और फिर मैगजीन पढ़ता था। तो एक ऐसा वो रहता था कि हाँ नहीं ये आया है तो ऐसा लिंक हो जाता था। एनीथिंग एल्स यू वांट टू ऐड? नहीं, एक और चीज़ की, जैसे तूने बोला लिंकेज, तो खाते खाते आधे घंटे में वो न्यूज़पेपर एनालिसिस देख लिया तो का वो पता है वो एग्ज़ाम क्लियर हो जाती है, फिर वो लोग कुछ आते हैं हाँ, जो न्यूज़ आर्टिकल्स लिखते हैं, हाँ, जो शायद जो जिसने क्लियर किया उससे पूछ के भी नहीं लिखा, और वो लिखेगा 12 घंटे पढ़ाई की खाते खाते भी पढ़ता था। अब वो क्या पढ़ता था वो कोई नहीं बता रहा कि खाते खाते पढ़ क्या रहा था वो। तो मेन चीज़ ये कि तुम्हारे दिमाग में हमेशा वो एक प्रोसेस चलती रहनी चाहिए, वो तुम्हारे सबकॉन्शियस में बार बार फीड होता रहना चाहिए। हाँ, जैसे इंस्टाग्राम रील देखते हैं तो इंस्टाग्राम रील पे एक ही चीज़ बार बार आने लग जाए तो फिर 2 दिन हम लोग वही चीज़ सोचते रहेंगे। जैसे कोई गाना ट्रेंड कर रहा है इंस्टाग्राम पे या कोई मीम ट्रेंड हाँ, रैंडमली सोते सोते वो गाना बजने लगेगा दिमाग में, तो दिमाग में जब करते अचानक नहीं, ये बहुत मस्त टेक्निक है। लाइक फॉर एग्जांपल जो मैंने खुद ये चीज़ ऑब्जर्व की थी मेरे साथ भी ये मैंने एक एक्सपीरियंस मतलब मेरे को हुआ इस चीज़, और मैंने रियलाइजेशन किया कि भाई जब अगर मैं इंस्टाग्राम भी खोल रहा हूँ ना तो इंस्टाग्राम पे भी मैं उन पेजेस को फॉलो कर रहा हूँ, जैसे वाजीराम एंड रवि हो गया तो मैं उन पेजेस को फॉलो कर रहा हूँ, या स्टडी IQ हो रहा कि उन पेजेस को फॉलो कर रहा हूँ जो मेरे को कंटेंट दे जो मेरे प्रिपरेशन के रिलेटेड ही हो। काउंटरिंग द एल्गोरिथम। हाँ, तो मैं उल्टा मैं अपना एल्गोरिथम वैसे सेट करके रखता था कि भाई मेरे को फालतू रील्स या मीम्स नहीं आए, मेरे को कुछ या तो कोई ऐसा अच्छे जियोपॉलिटिक्स रिलेटेड न्यूज़ हो गया, या फिर न्यूज़पेपर्स के पेजेस को फॉलो करता, टाइम्स ऑफ इंडिया हो गया, द हिंदू हो गया, XYZ। जैसे तू अभी तेरी पोस्ट बना अभी हम लोग, हाँ, तो हम लोग तो वैसे टाइप के कंटेंट को फॉलो करता था ताकि अगर मैं इंस्टाग्राम पे स्क्रॉल करूँ ना तो वो मेरा 30 सेकंड का एक रील मेरे लिए नेगेटिव ना साबित हो, वो भी मेरे को कुछ ना कुछ माइन्यूट सा इन्फॉर्मेशन ऐड कर देता है। और प्लस क्या होता है ना, जब ऑडियो वीडियो साथ में रहता है ना, पर जब अपने पढ़ते हैं ना तो पढ़ने में थोड़ा सा बोरिंग हो जाता है। वैसे मैं प्रीफर करूँगा, लोगों को ये सजेस्ट करूँगा कि भाई जितना हो सके उतना पढ़ो, पढ़ना इज़ मच बेटर देन AV। लेकिन स्टिल जो उतना पढ़ नहीं पाता, फॉर एग्जांपल टेक्नोलॉजी है तो उसको, हाँ, टेक्नोलॉजी का जो थोड़ा सा आदी हो गया है तो वो जब AV इंक्लूडेड रहता है ना तो फटक से वो माइंड में बैठ जाता है। जब वो ऐसा ग्राफ्स में और वो सब क्या बोलते हैं मैप्स यूज़ करके समझाता है तो वो बैठ जाता है। तो मैं अपने एक्सपीरियंस से मैं सजेस्ट करूँगा जो भी न्यू एस्पिरेंट आ रहा है कि हो सके उतना आप जब प्रिपरेशन नहीं कर रहा हो ना तो जो नॉन प्रिपरेशन वाला पीरियड है ना उसमें भी तो ऐसी चीज़ें करो जो तुम्हारी प्रिपरेशन को हेल्प करे। फॉर एग्जाम्पल मैं पॉडकास्ट बहुत सुनता था, ठीक है, तो समझ लो कि मैं जैसे मैं बाइक लेके जा रहा हूँ फॉर एग्जांपल, तो मेरे एक कान में है ना मैं द हिंदू का एनालिसिस नहीं आता, द हिंदू का फोकस करके आता है, ANI का पॉडकास्ट आता है, फिर द हिंदू का एक स्पॉटिफाई पे फोकस करके एक सेगमेंट आता है जो कुछ 20 मिनट्स का रहता था, तो मैं वो लगा लेता था। तो अगर बाइक भी चला ना तो मैं वो सुन रहा हूँ तो मेरे सबकॉन्शियस में वो बार बार फीड हो रहा है कि समझ लो कोई नया पॉलिसी आ गया, बजट आ गया, XYZ। तो वो मेरे को ऐसा लगता है बहुत अच्छा टेक्निक है जो एस्पिरेंट्स यूज़ कर
सकते हैं। जैसे वो तुम अब वही जोन में रहोगे कॉन्स्टेंटली, और जब वो जोन में रहते हैं और रैंडमली हम लोग कहीं पे जा रहे हैं और कोई पोस्टर या कोई बोर्ड दिख गया कि स्वच्छ भारत अभियान, तो तुम कॉन्स्टेंटली उसको कनेक्ट करने लग जाओगे कि ये पॉलिसी के अंडर था, ये कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर था, ये कब आया, क्यों आया, इसका एम्स क्या है। तो जब वो कनेक्ट होने लग जाएगा ना, और फिर उसके बाद जब वही जोन में रह के तुम आंसर लिखोगे तो इट बिकम्स इजी। यस, एंड वो प्रिपरेशन को बोर नहीं करता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑफ ऑल, बोर नहीं करता, वो इंटरेस्टिंग रखता है। और एक और चीज़ मैं ऐड ऑन करना चाहूँगा जो अपने करते थे, पता है, मतलब मैं और खुश और हम लोग का एक और फ्रेंड है अमरदीप, हम लोग क्या करते थे, हम लोग तीनों यूपीएससी एस्पिरेंट है, तो हम लोग वीकली या 1-2 वीक में बैठ के गूगल मीट पे डिस्कशंस करते थे। हाँ, मतलब क्योंकि माइंड को हम लोग अपने पर्सपेक्टिव को स्टिमुलेट करते थे बार बार कि भाई बता तेरा क्या टेक है इसके ऊपर, अगर तू ऑफिसर रहता तो तू किस हिसाब से इसकी पॉलिसी बनाता, समझ ले कहीं पे राइट हुआ है तो तू वो राइट को कैसे मैनेज करता, या फिर फॉर एग्जांपल अगर समझ ले तेरे सामने ये प्रॉब्लम आई कि भाई कुछ फॉर एग्जांपल कोई रिजर्वेशन का है तो तेरा क्या टेक है, तू किस हिसाब से पॉलिसी फ्रेम करता, क्योंकि आगे जाके हमें वही करना है। वो छोटे थे और तब लिखते थे ना कि एक दिन के लिए प्रधानमंत्री बनना, और उसको थोड़ा सटल कर देना, थोड़ा सटल कर दिया पॉलिसी लेवल पे लेके आओ, पॉलिसी लेवल पे एक दिन के लिए डिप्लोमेट, ग्लैमर मत डालो उसमें। तो वो जब तुम ऐसा, मेरे को ऐसा लगता है जब वो उस तरीके से अगर प्रिपरेशन को भी अप्रोच करा ना तो बहुत इंटरेस्टिंग बन जाती है प्रिपरेशन। हाँ, ये चीज़ में आंसर में वे फॉरवर्ड काफ़ी अच्छे निकला। हाँ ट्रू। और एक और चीज़ कि मैं जब एक एकेडमी में पढ़ रहा था प्रिपरेशन के लिए, मेरे क्लासेस ले रहा था, वहाँ पे एक सर थे, उन्होंने मेरे को एक चीज़ बोली थी कि मतलब उनसे किसी ने पूछा कि दिल्ली जाके प्रिपरेशन करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए ये ख़त्म होने के बाद। तो सर ने बोला कि ऐसा कुछ नहीं है, अब सोर्सेज और वो सब तो तुम्हें कहीं पे भी मिल जाएंगे, तुम देश के बाहर बैठ के भी यूपीएससी की प्रिपरेशन कर लोगे अब। पर सर ने ये चीज़ बोली कि कुछ जो एनवायरनमेंट की चीज़ है, एनवायरनमेंट इन द सेंस सब्जेक्ट नहीं बट माहौल वाली जो चीज़ है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। उसमें बोला था डिस्कशन, वहाँ पे जो डिस्कशन ग्रुप होते हैं, फिर वहाँ पे जैसे अपने नाके पे बैठ के चाय के ऊपर तो वहाँ पे, हाँ वो एक्सपीरियंस सीरीज में देखा है कि वहाँ पे चाय की टपरी पे बैठ के बात होती है, उसमें वो कॉन्स्टेंटली वही जोन वाली बात होती है क्योंकि वो माहौल वैसा है। पर यहाँ पे ये चीज़ नहीं है, और यहाँ पे सर ने दिल्ली में भी पढ़ा है, यहाँ पे भी पढ़ा, तो उन्होंने बोला कि यहाँ के क्लासरूम्स में भी वो डिस्कशन वाला माहौल नहीं है, सब मिलके नहीं करते, मतलब मिलके बैठ गए फिर एक आंसर पे डिस्कशन कर रहे, फिर खुद से लिख रहे, फिर वो आंसर एक दूसरे को दिखा रहे, काउंटर कर रहे कि तूने ये पॉइंट लिखा उसको उस हिसाब से लिखता तो काफ़ी बेटर इम्पैक्टफुल रखता वो। तो वो चीज़ यहाँ पे लैक होती है, और अगर ये चीज़ हम लोग करने लग जाए तो ऑटोमेटिकली वो स्पेक्ट्रम बढ़ जाएगा थॉट्स का। क्योंकि जब तुम्हें कोई एक तो रहता है तुम्हारा पर्सनल पर्सपेक्टिव, एक तुम्हारा पर्सनल पीओवी पर्सनल ओपिनियन रहता है, लेकिन जब तुम्हें कोई काउंटर करके तुम ऐड करते हो ना, तुम 2 मिनट के लिए उसके ऊपर सोचते हो नहीं भाई उसने तो मतलब इतना बराबर मतलब गलत भी नहीं बोला, उसका बात सही है, तो नेक्स्ट टाइम हो सकता है तो एक बार वो दिमाग में आ जाता है आई विल दैट इनटू माय क्वेश्चन, ऐसा करके। सो ब्रो लाइक व्हाट काइंड ऑफ सर्विस यू आर ऑप्टिंग फॉर? मुझे पर्सनली आईपीएस में बहुत इंटरेस्ट है। क्यों? क्योंकि एक सिक्योरिटी वाला जो पर्सपेक्टिव है, खाकी तो है ही है, वो अलग ही अट्रैक्शन है, खाकी का क्रेज। हाँ, और इसको मैं क्रोनोलॉजिकली नहीं रख रहा हूँ कि ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड, बस पॉइंटर्स दे रहा हूँ कि एक तो खाकी, दूसरा जनरल सिक्योरिटी जो होती है, और तीसरी की क्राइम और गलत चीज़ें जो होती है सोसाइटी में क्रिमिनली, उसको काउंटर करना, क्योंकि वो कभी ज़ीरो नहीं हो सकती सोसाइटी में, वो चीज़ ज़ीरो नहीं हो सकती, पर उसको काउंटर करना, उसको मैनेज करना और उसको कन्वर्ट करना अच्छी चीज़ की तरफ, वो एक चीज़ है जो मुझे काफ़ी अट्रैक्ट करती है। अगर चलो अगर मैं पूछूँ कि फॉर एग्जांपल, क्योंकि फॉर्म के टाइम पे डेफ में तुम्हें भरना रहता है कि कौन सा सर्विसेज तुम चूज़ करोगे टॉप 3, तो तुम्हारा टॉप 3 क्या रहेगा? आईपीएस, आईएएस, आईएफएस मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगता है, पर पर्सनली मेरे को ऐसा लगता है कि आई एम नॉट द गाय सूटेबल फॉर आईएफएस। क्योंकि क्यों ऐसा क्यों लगता है ब्रो? उल्टा मेरे को तो लगता है आईपीएस के बाद अगर फ्रॉम योर फ्रेंड्स पर्सपेक्टिव आईएफएस तुम्हारे लिए सूटेबल रहेगा। पूछो क्यों? क्योंकि यू आर वेरी, मतलब जितना मेरे को पता है कि तुम्हें पॉलिटिकल साइंस बहुत पसंद है, इंटरनेशनल रिलेशंस बहुत पसंद है,
ठीक है, तो IFS क्यों नहीं? अपने डिस्कशंस, अपने हमारे मेजर डिस्कशंस भी वही होते हैं. मेरी एक सबसे बड़ी वीकनेस लैंग्वेज है. ओके. जैसे हिंदी में मेरा वो जो एक दिक्कत है, मैं एग्जाम में कर गया था गलती बहुत पहले स्कूल में हाँ. कि गुब्बारा फट गया को मैं लिख के आया था फुग्गा फूट गया. तो वो जो ट्रॉमा है, तो कोई नहीं, वो तो हो सकता है ना, वो तो हाँ, वो लैंग्वेज हो सकता है. कर सकते हो. तो क्या पता शायद थर्ड प्रेफरेंस में IFS बन जाए. तो चला नेक्स्ट एस जयशंकर तुम ही बन रहे हो. हाँ, फॉर श्योर. यस, कंटिन्यू. तो फर्स्ट दो चीज़ ये है. तीसरी चीज़ IFS मैं कंसिडर कर सकता हूँ, और उसके बाद मुझे डेनिक्स और डेनिप्स में भी इंटरेस्ट है. डेनिप्स पर्टिकुलरली जो यूनियन टेरिटरी की अपनी. यस, सो फॉर द ऑडियंस में समझा दूँ, डेनिक्स और डेनिप्स आर ऑल्सो सर्विसेज इन UPSC. जैसे IS होता है, IPS होता है, IFS होता है. वैसे डेनिक्स होता है जो यूनियन टेरिटरीज है ना, उनकी सिविल सर्विसेज. तो डेनिक्स इज सिविल सर्विसेज एंड डेनिप्स इज पुलिस सर्विसेज. यस, कंटिन्यू. तो उसके बाद मुझे मेरा प्रेफरेंस वही होगा, क्योंकि पुलिसिंग इज समथिंग विच अट्रैक्ट्स. चलो, ये टॉपिक पे आया तो मेरे को बात करने का था कि इन सब की लेट्स डिस्कस अबाउट द जॉब प्रोफाइल ऑफ दिस सर्विसेज. फॉर एग्जांपल, अगर मैं IAS बोलूँ ना, तो एक लेमैन का दिमाग कहाँ तक जाता है? कलेक्टर बाबू, बस लाल बत्ती. अभी तो लाल बत्ती भी नहीं है. नहीं है. तो वो उतने तक ही सोचते. लेकिन जब हम लोग भी UPSC में गए थे, तब अपने को ये पता था कि भाई कलेक्टर इज द टॉप मोस्ट हायरार्की में सबसे ऊपर. लेकिन जब आप प्रिपरेशन में घुसते हो, उसके बारे में और डिटेल में जानते हो, तब पता चलता है कि ब्रो ये तो फर्स्ट स्टेप है. जो सबसे टॉप मोस्ट स्टेप है तो वो तो अलग ही है. तो वो क्या है, उसके बारे में डिस्कशन करते हैं. टॉप मोस्ट स्टेप मतलब तू सेक्रेटरी की बात. हाँ. जैसे फॉर एग्जांपल मैं बता दूं, जैसे नहीं तू बता. चल. नहीं, मैं उससे काफ़ी लेवल नीचे आना चाहूँगा कि एक रुतबा, एक कार्यक्रम, काम काज, ये वो काफिला, ये सब चीज़ तो वो कुछ मायने नहीं रखती जब तुम काम करने लग जाओ. एक एग्जांपल दे के बताना चाहूँगा कि कैसे बैकएंड में काम होता है. कि कोविड के टाइम पे हम लोग कहते थे कि सरकार ने लॉकडाउन लगा दिया, मैनेजमेंट ऐसा कर रहा है, मैनेजमेंट वैसा कर रहा है. वो एक पर्सपेक्टिव था. दूसरा पर्सपेक्टिव हमारा मेडिकल फील्ड्स थी कि मेडिकल सर्विसेज जो थी वो कैसे चल रही थी और क्यों चल रही थी, उसमें क्या डिफेक्ट्स थे, क्या फलाना ढिमकाना, कि ऑक्सीजन के सिलेंडर्स नहीं है, हॉस्पिटल बेड्स में जगह नहीं है. पर ये सारी चीज़ें हमें दिख रही थी. उसके बैकएंड में जो काम हो रहा था वो वहाँ के लोकल ऑफिशियल्स कर रहे थे. कलेक्टर कर रहा, उसकी नीचे सारे अपने अधिकारी, वो कर रहे थे. तो उसमें मैंने एक चीज़ देखी थी कि कैसे एक बेसिक मैनेजमेंट वाली जो चीज़ है, कि जैसे मेरी बहन कोविड के टाइम पे आउट ऑफ इंडिया थी, तो वो इंडिया आई. अब कहाँ थे दीदी? यूक्रेन. तो वो इंडिया आई, दे लैंडेड इन दिल्ली से वो लोग दे लैंडेड इन अहमदाबाद. फिर अहमदाबाद से कैसे वो सारे एक के बाद एक के वो पूरी 2 या 3 बसेस में आए थे, और बस अहमदाबाद से लेके अपने वापी तक आई थी, और बीच में स्टॉप्स लेके आई और उनको ड्रॉप करके आई. अब वो लोग ड्रॉप हो गए वहाँ पे, खुद की सिटीज़ में चले गए. अब खुद की सिटी के जो कलेक्टर है उनके पास लिस्ट है कि ये जो स्टूडेंट्स आ रहे हैं उसमें मेरी सिटी वाले ये लोग हैं. ओके. तो अब उनको क्वारंटीन करना है. वो क्वारंटीन होंगे. तो जैसे वलसाड़ की बात आई, तो वलसाड़ में आए तो अब उन लोग टेस्ट होंगे, पर टेस्ट 7 डेज की क्वारंटीन के बाद ही होंगे. तो ये 7 डेज का जो गैप है उसमें अथॉरिटी कलेक्टर की थी वहाँ की. वलसाड़ में कलेक्टर के हाथ में था कि वो बोलेंगे, वो उनके हिसाब से उनके डिसीजन से सब कुछ होगा. तो हमारे यहाँ पे होता है ना कि ओळखाण थी काम चाले, मतलब पहचान झैक लगाना. हाँ. तो वही यूजुअल तरीके से हम लोग चले गए कि ये हमारे घर में सारे डॉक्टर्स है, ये वो हमारे पास है जहाँ पे हम लोग मेरी बहन को अलग क्वारंटीन कर सकते हैं, हम आपको हर रोज रिपोर्ट दे देंगे, ये वो. पर वो चीज़ नहीं होने दी. और वो मुझे बहुत अच्छा एक तरीके से ये भी लगा कि यार बहन को 7 दिन के लिए क्वारंटीन में रहना पड़ेगा. पर एज अ एस्पिरेंट मेरे को वो चीज़ बहुत अच्छी लगी कि हाँ ये नहीं हुआ, नहीं, और होने नहीं दिया. वहाँ पे ओळखाण नहीं चली फॉर अ बेटर थिंग. कि जैसे सिस्टम, ऑफ कोर्स किसी वो जो 8-10 बच्चे आए थे वलसाड़ के, उसमें से किसी को कोविड नहीं हुआ. दे वर ऑल नेगेटिव 7वें दिन पे, और
8th डे पे वो लोग घर आ गए थे। बट वो प्रिकॉशन वाली थिंग थी, हाँ, वो वो जो precaution- ड्यूटी करना अपनी। हाँ, क्योंकि अगर तुम लोग उनको जाने दोगे तो फिर जिसको क्वारंटीन करना है, जिसको करना चाहिए, उसको तुम नहीं कर पाओगे, क्योंकि फिर वो हिपोक्रेट वाली चीज हो जाएगी कि उनको नहीं किया और इनको हमको किया, कर दिया। हाँ। तो ये जो बैक पे चीज चल रही है पूरी, वो किसी के नोटिस में नहीं आती, मेरे भी नोटिस में नहीं आती। अगर मैं वो उस चीज से रिलेटेड नहीं हाँ, होता। वो नहीं होता रिलेटेड, तो मुझे समझ नहीं आती। मुझे लगता आए सरकार ने इनको क्वारंटीन में रखा, 7 दिन के बाद घर भेज दिया, सरकार ने पैसे कमा लिए पैसे कमा क्वारंटीन लिए, करके। हाँ, वो क्योंकि नॉर्मल लोग वही सजे। फॉर एग्जांपल यहाँ पर भी ये था कि सरकार जानबूझ के ऐसा कर रही है ताकि वो, क्योंकि क्वारंटीन के भी पैसे जेब से ही खर्चने पड़ता है। हाँ, ऑल्दो क्योंकि सरकारी भी मैं अब एक quarantine चीज था। मेंशन करना हाँ, चाहूंगा कि 7 दिन का जो क्वारंटीन था उसमें 2 ऑप्शन थे। एक तो तुम जो सरकारी कॉलेज थी उसमें रहो, या तो फिर इफ यू वांट अ बेटर प्लेस यू गो टू अ होटल जो वहाँ का कलेक्टर ने ऑलरेडी दे रखी है, उसका पे करो। तो वो पेमेंट तो उसमें अभी पैसे तो वही तो नॉर्मल लोगों का पर्सपेक्टिव रहता है कि सरकार पैसा खा रही है, या सरकार का झोल है इसमें, या सरकार ट्रिक कर रही है लोगों को पैसा कमाने के टाइम पे, और सब जेब में जा रहा है। लेकिन जब 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 तुम एज अ ऑफिसर अगर उनके पर्सपेक्टिव से सोचोगे ना, तो बहुत हद तक मेजॉरिटी ऑफ द टाइम उनका कभी इंटेंशन नहीं होता, और ना ही वो इंटेंशन के साथ साथ उनका कोई एक्शन नहीं होता कि तुमसे पैसा कमाए। वॉट एवर दे आर डूइंग फॉर द पीपल। लेकिन लोगों को कैसा लगता है ना, लाइक कॉमन पीपल को, और मैं इसमें कॉमन पीपल की भी गलती नहीं निकालूंगा, इट इज़ व्हाट इट इज़, ये स्ट्रक्चर वैसा है, वो कम्युनिकेशन गैप है। कम्युनिकेशन गैप से ज़्यादा कि हम लोग ने पहले गलत चीज़ें होती देखी है, और इसकी वजह से एक प्री कंसीव्ड नोशन बन गया है कि ऐसा है। बट जब मेजॉरिटी ऑफ द जब वर्कर्स रहता है ना, फॉर एग्जांपल क्योंकि डॉक्टर है तो डॉक्टर का मेंशन हुआ बिकॉज योर फादर इज अ डॉक्टर, तो उस हिसाब से अगर मैं बहुत हूँ कि जैसे कुछ इमरजेंसी सिचुएशन हो रहा है तो ब्लेम डॉक्टर पे डाल दिया कि डॉक्टर की लापरवाही थी, ये वो। ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि ऐसा होता ही नहीं है, बट प्री कंसीव्ड नोशन की वजह से हम लोग ब्लेम गेम शुरू हो जाता है। बट जब तुम वो पर्टिकुलर सिचुएशन में रहते हो ना, तब तुम्हें पता चलता है कि हाउ डिफिकल्ट इट इज़ टू मैनेज थिंग्स। ठीक है, जब तुम्हें अब लोगों को क्वारंटीन, चलो अगर मैं उस टाइम पे भी इमेजिन करूँ कि लोगों को क्वारंटीन करवाने का है, स्प्रेड हो रहा है वायरस, उसको रोकना है, फिर और तुम्हें साथ साथ में ये भी ध्यान रखना है कि जो एसेंशियल चीज़ है वो भी काम करनी चाहिए, इकोनॉमी भी थोड़ी बहुत काम करती रहनी चाहिए, फिर लॉ एंड ऑर्डर करना है, एक्स वाई, बहुत सारी चीज़ें तुम्हें एक साथ एक दिन में मैनेज करने हैं, एंड बहुत डिफिकल्ट टास्क होता है। और वो दिखता नहीं है, वो चीज़ हो जाती है और हमें पता नहीं चलता। जैसे कि बैरिकेड्स लगे हैं, हाँ, तो यार ये लोग ने बैरिकेडिंग कर दी, पर वो बैरिकेड करने के लिए जो बंदा है वो खुद भी किसी के ऑर्डर से आया और उसने मैनेज किया, और वो खुद तो अपनी लाइफ रिस्क पे डाल ही रहा है, साथ में तुम्हारी लाइफ बचा रहा है वो, और ऊपर से वो बचा भी रहा है तुमको। तो ये पूरी सिस्टम चलती है, वो सिस्टम चलाना इतना इजी नहीं होता जितना इजी हमें लगता है। हाँ, और वही है ना, और उसी वही चीज जस्टिफाई करती है कि क्यों यूपीएससी इतना हार्ड है, क्योंकि जब वो जो क्रीम मलाई निकलती है ना, वो ऐसे ऑफिसर्स निकलते हैं अब अपने पर्टिकुलर सर्विसेज के जो एकदम क्रीम रहते हैं, और उनका एक्शंस वैसे रहता है, और उनके अंदर वो कैपेबिलिटी, और उनकी ट्रेनिंग के टाइम पे भी ऐसा उनको फीड किया जाता है कि ब्रो दे कैन मैनेज बिगर एंड बिगर थिंग्स। एंड वही कि सिस्टम इज समथिंग दैट इज, हम सिस्टम की भाई सिस्टम ही अपना ऐसा है, सिस्टम ही ऐसा अपना है। लेकिन मेरे को एक पर्सपेक्टिव, मैं भी पहले ऐसे सोचता था, मैं एकदम रिवॉल्यूशनरी सोच मेरे अंदर अभी भी है, ऐसा नहीं बोल रहा मेरे अंदर से चली गई है, लेकिन मेरे अंदर एक वो रिवॉल्यूशनरी इनकलाब वाली सोच है कि भाई जो है सिस्टम गलत है, सिस्टम के खिलाफ आवाज़ उठाओ। लेकिन जब मैं अपनी प्रिपरेशन में घुसा ना, तब मेरे को पता चला कि भाई सिस्टम को मैनेज करना, और हम लोग के पास इतनी फैसिलिटीज़ है, दैट इज़ बिकॉज ऑफ द सिस्टम। ठीक है, सिस्टम ने जो अपना क्या बोलते हैं बैलेंस बना के रखा है। अगर चाहिए तो जंगल राज आ सकता था, जंगल राज हो सकता है, कि कुछ भी हो सकता है किसी के हाथ में भी, लेकिन जो सिस्टम जिस हिसाब से स्टेटलेस सोसाइटी हो सकती थी, क्या बोलते हैं एनार्की हो सकती थी, लेकिन जिस हिसाब से अपने कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेमर्स ने कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम किया, ऑल्दो उसमें भी फ्लॉज है, ये है, लेकिन वो बात की डिबेट है। लेकिन जो एसेंस है उसका कॉन्स्टिट्यूशन का, और जिस हिसाब से अपना स्ट्रक्चर है, जिस हिसाब से लेजिस्लेचर है, जुडिशरी है, एग्जीक्यूटिव है, जिस हिसाब से ब्यूरोक्रेट्स है, उनकी वजह से पूरा सोसाइटी चल रहा है और प्रॉस्पर कर रहा है। एंड दैट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग जो मैंने बाद में प्रिपरेशन के अंदर आने के बाद सीखी। उसके पहले आई वाज लाइक
इनकलाब जिंदाबाद वाला कि भाई सिस्टम को मतलब सब सिस्टम का फॉल्ट है, ये नेता सब ये है और सब घूसखोरी करते हैं, ऐसा देर इज सम ट्रूथ टू दैट. बट क्योंकि अब तक हम लोग बचे हुए बिकॉज ऑफ दैट बैलेंस, जो अच्छे लोग इन सर्विसेज में जो अपना 100 भी नहीं 200% दे रहे इस सर्विसेज को, मतलब सोसाइटी को मैनेज करने के लिए अपना इतना ज़्यादा आउटपुट दे रहे. बहुत सारे अच्छे लोग हैं जिनकी वजह से ये सोसाइटी चल रही है, एनआरकी की तरफ नहीं गया. या सो एनीथिंग यू वुड टू. तो इसमें हम गुजराती में एक चीज़ कहते हैं कि नी मामा करता काना मामा हारा. हाँ. तो वही चीज़ है कि अगर तुम्हारे पास इंस्टीट्यूशन ही नहीं है चीज़ों को रेगुलेट करने के लिए, चीज़ों को कंट्रोल में रखने के लिए और चीज़ों को मैनेज करने के लिए और एक बेसिक सिस्टम को चलाने के लिए, तो देन यू आर कि एक बंदा दूसरे पे चढ़ेगा. हाँ. और रिसोर्सेज को डिवाइड नहीं कर पाएंगे हम लोग, ना ही कुछ, मतलब टोटल एनार्की. हम्म. पर अगर सिस्टम है उसमें फ्लॉज है तो फ्लॉज करेक्ट करके सिस्टम को अच्छे करने की होप तो है. मामा नहीं मले तो नहीं मले, काना मामा तो काना है पण काम चल रहा है. हाँ. उसको हम लोग फ्लॉज को चेंज करके सिस्टम को अच्छा कर सकते हैं इंस्टेड ऑफ कि है ही नहीं. एंड ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हैं. तो हाँ, जब आप जैसे हमें कॉमन जब प्रिपरेशन के अंदर घुसते नहीं है तब तक नहीं पता चलता, लेकिन जब थोड़ा प्रिपरेशन में घुसे तब मेरे को भी पता चल कि भाई ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हैं. ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने इस सिस्टम को, जो हम लोग इंस्टीट्यूशन या जो भी बोलो सिस्टम, उनको इतना ज़्यादा हद तक क्लीन किया, प्योरीफाई किया, उसके अंदर रूल्स रेगुलेशंस और उसके सब मैकेनिक्स उसको ठीक किए, पाने पेचे कसे, तब जाके अपना इंस्टीट्यूशन और आज कंट्री प्रॉस्पर हो रहा है थैंक्स टू ऑल ऑफ देम, जिनको रिकॉग्निशन बहुत कम मिलता है. जैसे ये जो चीज़ों को फॉल्ट ढूंढा, फिर उसको रिपेयर किया और एक सिस्टम डेवलप की या फिर सिस्टम को चेंज किया और अब वो इंस्टीट्यूशन उस हिसाब से चल रही है. उसमें मेरे को एक एग्जांपल अच्छा याद आ रहा है कि ये 26/11 के जो अटैक्स हुए थे, हाँ. उसमें काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो आम जनता को और हमको नहीं पता. जैसे कि इंटेल्स थी, ऐसी चीज़ें हैं कि इंटेल्स आई थी, ये होगा वो होगा. तो एक पॉडकास्ट में ऐसी बात हुई थी कि इंटेल्स आने के हिसाब से उन्होंने जो कोलाबा वाला एरिया है, लियोपोल्ड कैफे वाला, तो लियोपोल्ड कैफे के अंदर जो हुआ वो हम सबको पता है. पर जो चीज़ बाहर होनी थी और नहीं हुई वो किसी ने नोटिस नहीं की. कि मेरे को एग्जैक्टली कैजुअलिटी और बड़ी हो सकती थी. हाँ, ये और एक चीज़ पे लिमिट हुई. लिमिट क्यों हुई वो मुझे वो पुलिस ऑफिसर का नाम याद नहीं आ रहा अभी, पर उन लोग ने वहाँ पे प्रॉपर वो किया था, हाँ मैनेजमेंट किया था. और वहाँ पे कोलाबा की लियोपोल्ड कैफे के बाहर कैसा था कि स्टॉल्स लगते हैं शॉपिंग के, तो वो स्टॉल्स काफ़ी कंजस्टेड होते हैं. अब सोचो कि सर ने बोला कि अंधाधुन फायरिंग कर दी, तो सोचो कि जो अंदर 100 मरे वो बाहर 500 मरते. पर वो क्यों नहीं हुआ? क्योंकि इंटेल के हिसाब से उन लोग ने देखा कि वहाँ पे दिक्कत आ सकती है, तो उन लोग ने वो क्लियर आउट किया. ये एक एस्पेक्ट था कि फॉल्ट ढूंढा और उसको ठीक किया कि ये तो क्लियर कैजुअलिटी बची. ऑल्दो जो भी हुआ वो बहुत मतलब हॉरिफिक है, बट सोचो ये और बड़ा हो सकता था, कौन से स्केल पे जा सकता है. इसको हम लोग ये नहीं कह रहे कि हाँ बचा लिया, हाँ, ये नहीं है, पर हमें ये भी उसको ऑनर करना चाहिए कि हाँ जो हो सकता था उसको हम लोग ने लिमिट कर पाया. और मेन गेम पुलिसिंग का यही है, पुलिस मैनेजमेंट का, कि जो चीज़ हो सकती है उसको अगर रोका जा सकता है तो अगर रोक लिया देन योर जॉब इज वेरी वेल डन. और ये एक चीज़. और दूसरी चीज़ कि अटैक्स में हम लोग काफ़ी लोगों ने क्रिटिसाइज किया कि हमारे पास ना वेपन्स है, ना हमारे पास, मतलब वो अंग्रेजों की जमाने की बंदूकें हैं, हाँ, ना हमारे पास प्रॉपर फोर्सेस है, ना फोर्सेस को गैदर करके उसको डिप्लॉय करने की सिस्टम है. ये चीज़ पे काफ़ी डिबेट हुई, लोगों ने डिबेट की, न्यूज़ चैनल्स ने डिबेट की, आर्टिकल्स है ये वो, पर किसी ने ये नहीं देखा कि उसके बाद वो जो फॉल्ट दिखा उसके बाद आज तक ऐसा कोई चीज़ हो नहीं पाई. क्यों? क्योंकि क्विक रिस्पॉन्स टीम बनाई गई, एनएसजी को किस तरह से क्विक मूवमेंट करवा सके वो चीज़ लाई गई. आज मुंबई के पास इतनी बड़ी एटीएस और इतनी बड़ी पूरी सिस्टम बन चुकी है कि वो उस हिसाब से काउंटर कर पाएगी कि अगर ऐसा कुछ अटैक होना भी हो
तो उनको 10x जा पाए तो भी वो लोग आराम ये से- पूरी सिस्टम को क्रैक नहीं कर सकते. वो कैसे हुआ कि एक गलती हुई, उसमें फॉल्ट दिखा, उसके बाद उसको काम किया। एनालाइज किया, उस पर काम किया, पूरी सिस्टम अलग से चीज सेटअप की. Institution पर वो बनाया। कब हुई? जब ऑलरेडी एक सिस्टम ऑलरेडी सेटअप थी. हम्म, अगर वो है ही नहीं, उसको निकाल दो वहां से, देन वी आर गॉन. गॉन. इंटरेस्टिंग. मिनिमाइज भी नहीं कर सकते. फिर मिनिमाइज भी नहीं कर सकते. फिर वो हाथ से निकल गया, मतलब वो निकल गया. उसको. फिर वो अफगानिस्तान का तालिबान हो जाएगा. एंड वी डोंट वांट कि ऐसा सिचुएशन कभी भी हो. सोचना भी नहीं चाहिए यस. हमें. सो दैट वाज अबाउट कि जो रोल्स होता है ना, जैसे फॉर एग्जांपल वही कि हम लोग का मेन टॉपिक वही था कि जो शान और शौकत और वो जो रुतबा वाला जो है, दिस सर्विसेज, यूपीएससी की सर्विसेज, जितने भी इसके अंदर सर्विसेज है, सिविल सर्विसेज है, देर इज मोर टू दैट. उसके अंदर इतनी सारी लेयर्स एंड एज अ ह्यूमन तुम कैसे इवॉल्व होते हैं. जो मैंने एक चीज़ देखा ना यूपीएससी के प्रिपरेशन में, कि तुम क्रिटिकल थिंकर बनते हो. तुम बायसनेस से दूर हटते हो. तुम पहले या तो तुम एक तरीके से, या तो इस तरीके से सोचते थे, या तो इस तरीके से सोचते थे. लेकिन जब तुम यूपीएससी में जाते हो ना, तो तुम बीच में खुद को थर्ड पर्सन पर्सपेक्टिव से देखते हो. व्हाट इज राइट फॉर द ग्रेटर पॉपुलेशन. यस. और तुम उसको एनालाइज करते हो, और क्या बोलते हो, तुम उसको बहुत ही डिटेलिंग में जाते हो, और तुम बायसनेस को हटाते हो. एंड दैट इज समथिंग जो मेरे को बहुत काम किया है एज लाइफ में भी. वो प्रिपरेशन के टाइम से अब तक मेरे को बहुत चीज़ें वो हेल्प किया मेरे को, कि लाइफ की सिचुएशन को भी तुम कैसे क्रिटिकल एनालिसिस कर पाओ, या उसको कैसे ब्रेक डाउन कर पाओ. तो दैट इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग थिंग. एंड आई वांटेड टू आस्क अबाउट, लाइक लेट्स डिस्कस अबाउट द रोल ऑफ IFS. IFS. हाँ, चलो उसके ऊपर डिस्कशन करते हैं, क्योंकि मेरे को बहुत फैसिनेट करता है वो चीज़ कि क्या होता है IFS. एक, क्योंकि IAS का हम सबको पता है कि क्या रोल रहता है उनका, ठीक है. IPS का पता है कि वो क्या रहता है, लेकिन IFS थोड़ा मिस्ट्री है, जो शायद हम भी उतना डीप में नहीं पहुंचे हैं. लेकिन लेट्स डिस्कस अबाउट इट कि उन क्या लगता है तेरे को कि एक जो IFS ऑफिसर रहता है वो सिर्फ एम्बेसडर रहता है. मेरे को ना पता है, बहुत बार ऐसा होता है कि बहुत सारे IFS ऑफिसर्स है ना, दे आर रा एजेंट. रा की साजिश है. वो सब रा के एजेंट है. रा की साजिश है. रा मीन्स RNAW. तो मेरे को ऐसा लगता है कि बहुत सारे IFS ऑफिसर्स है ना, वो कहीं ना कहीं या तो रॉ के, आई विश ये चीज सच हो. हाँ, या तो वो रॉ के एजेंट्स है, या तो वो कहीं ना कहीं रॉ से तो कनेक्टेड ऑब्वियसली है, क्योंकि इंटेल गैदरिंग और ये सब में बहुत ज़्यादा काम आता है. व्हाट्स योर टेक ऑन दैट? तुम क्या सोचते हो इसके बारे में? मेरे हिसाब से कहीं कहीं पे शायद ऐसा होता होगा कि दे आर क्या बोलते हैं कि आउटसोर्स्ड फंक्शनरी. कि अगर एक इंटेलिजेंस एजेंसी को आउट ऑफ द कंट्री कुछ काम करना है और रिसोर्स चाहिए, तो वो एक arrange करना. IFS ऑफिसर मे बी ही इज अ वेरी गुड पोटेंशियली बंदा जो काम करवा सकता है, काम कर सकता है. कर पर सकता है. मेनली अगर मुझे कोई पूछे, मुझे जनरली घर में बातें होती है कि और कौन सी सर्विसेज आती है ये वो, और पूछे कि IFS क्या है भाई, तो मैं उनको ये समझाता हूँ कि हम लोग बाहर जब घूमने जाते हैं हाँ. और अगर वहाँ पे फंस गए तो अपना तो पासपोर्ट पहले जाएंगे हम इंडियन एम्बेसी में. और अब ये जो इंडियन एम्बेसी चला रहा है, जो इंडियन एम्बेसी जिस फंक्शनरी पे चल रही है, वो होता है IFS ऑफिसर. उसको चलाने के लिए, और सिर्फ यहाँ पे ये तो सिर्फ बेसिकली एक्सप्लेन करने के लिए, पर उससे काफ़ी वाइड स्प्रेड चीज़ें होती है कि इंडिया का किसी और कंट्री के साथ रिलेशन कैसा है, उसको कैसे मेंटेन किया जा रहा है, प्लस कम्युनिकेशन चैनल जो होती है वो एक IFS ऑफिसर होता है. और उसके साथ जो इंस्टीट्यूशन होती है एम्बेसी वाली, बहुत मस्त चीज़ है वो. मेरे को भी वो बहुत फैसिनेट करता है IFS ऑफिसर का एक जॉब प्रोफाइल. बेसिकली मीडिएटर बिटवीन पार्टी A एंड पार्टी B, where the party A is our country. सो और क्या बोलता है कि समझ ले कि तू कभी इस कंट्री में है, कभी उस कंट्री में है, ठीक है, तेरे को, और मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि घूमने या वो क्या लाइफ जी रहा हूँ, वो पर्सपेक्टिव से नहीं. मैं बोल रहा हूँ कि तेरे को कंट्री की कल्चरल नॉलेज कितनी आ जाएगी उसके बाद. समझ रहा है कि तू एक कंट्री में रहा, फॉर एग्जांपल यू सर्व्ड फॉर X
अमाउंट ऑफ एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ टाइम एक कंट्री में तूने सर्व किया और वो कंट्री की कल्चरल आइडेंटिटी से तो वो हुआ कि ये कंट्री के लोगों की थिंकिंग कैसी है, क्या साइकी है उनसे, फिर तू दूसरे कंट्री में गया और धीरे धीरे तो एक डॉट या एक लाइन बनता है पूरे वर्ल्ड की जो नेटवर्क्स है कंप्यूटर नेटवर्क्स नहीं बट जो कम्युनिकेशन नेटवर्क्स है जो पूरे वर्ल्ड का ऑर्डर समझ लो वर्ल्ड ऑर्डर जो डिसाइड करती है तो उसका एक कड़ी है। और उसका बेस्ट एग्जांपल हमारे अभी के सिग्मा मेल फॉरेन मिनिस्टर एस जयशंकर जी है कि उन्होंने एक बात बोली थी कि जहाँ पे इंटरव्यूअर ने उनसे पूछा था कि चाइना से डील करने के लिए किसी एक पॉलिटिशियन ने ये बोला था कि उनको ये करना चाहिए, फॉरेन मिनिस्टर को वो करना चाहिए। वो पॉलिटिशियन का नाम नहीं ले तो अच्छा है, ठीक है हमें वो कंट्रोवर्सी में इंटरेस्ट नहीं है, हमें सिर्फ बेसिक चीज़ में इंटरेस्ट है कि उन्होंने बोला कि आप ये कर सकते हो वो कर सकते हो, ऐसा ये पॉलिटिशियन ने बोला फ्रॉम द ऑपोजिशन। तो जयशंकर जी ने बोला कि उनके पास अगर आइडियाज़ है और उनको अगर ये चीज़ लगती है कि ये चीज़ काम कर सकती है तो आई एम ओपन टू डिस्कशन ऑन, अगर चीज़ अच्छी होगी तो क्यों नहीं इम्प्लीमेंट करेंगे, मेरा काम है इम्प्लीमेंटेशन और प्रोसेस का। तो कंट्रोवर्सी क्रिएट करने के लिए वो रिपोर्टर ने उनसे पूछा था कि क्या आपको उसमें इंटरेस्ट है, तो उन्होंने बहुत सटनली एक थप्पड़ जैसा दिया था कि उन्होंने शायद बुक्स पढ़ी होगी चाइना के बारे में पर मैंने वहाँ पे जाके सर्व किया है और मुझे उनसे ज़्यादा पता है। उन्होंने ये टर्म डायरेक्टली नहीं बोला पर सटनली उन्होंने वाज क्लियरली सेइंग कि तुम लोग ने दूर से देखा होगा पर मैंने उसमें अंदर बैठ के देखा है कि कैसा फील है। एंड आईएफएस ऑफिसर्स आर मीडिया ट्रेन्ड क्योंकि वो पार्ट ऑफ ट्रेनिंग आता है, पता है तेरे को कि वो लोग को प्रॉपर्ली यू आर रिप्रेजेंटिंग अ कंट्री इन अनदर कंट्री। हाँ, तो अगर समझ लो तुम यूनाइटेड नेशंस में भी जाते हो फॉर एग्जांपल तो तुम मीडिया वो लोग को प्रॉपर ट्रेनिंग दी जाती है कि तुम मीडिया के सामने कैसे बोलने का, अगर कोई एकदम हार्श काउंटर क्वेश्चनिंग आता है तो उसको कैसे डील करने का, कितना सटल रहने का चीज़ों में। एंड वो उसका बेस्ट एग्जांपल है एस जयशंकर। वो कितने सटल तरीके से ऑन पॉइंट ब्लंट ट्रूथ बट विथ सम बटर। उनकी बातें भी ऐसे होती है कि अगर वो बातें ध्यान से सुन ली तो तुम्हें इंटरनेशनल रिलेशंस के आंसर मिल जाएंगे, उसका वे फॉरवर्ड मिल जाएगा। और वो कहते हैं ना कि कोट करना चाहिए, करना चाहिए, तो उनकी हर एक स्पीच में 2-3 कोट ऐसे होते हैं जो हम लोग आंसर्स में यूज लिख सकते हैं और 2-3 ऐसे भी होते हैं अगर लिख दिया तो वो लोग हमको वहीं पे रिजेक्ट कर देंगे। इंटरेस्टिंग। सो चलो लेट्स कम बैक टू द यूपीएससी प्रिपरेशन टाइप। लाइक ऑल्सो अगर आईएफएस की ये हाईलाइट है और हम लोग रॉ की बात कर रहे थे तो मैं एक इम्पोर्टेंट चीज़ हाईलाइट करना चाहूँगा कि आईपीएस की जो आईपीएस में जो द लॉर्ड है, जैसे आईएफएस में हमारे लिए द लॉर्ड है जयशंकर जी, तो उसी के हिसाब से आईपीएस में द लॉर्ड सर अजीत डोभाल वो भी एक अलग दुनिया है सिविल सर्विसेज की जो शायद हर कोई समझ नहीं पाता पर अगर समझ गया तो आप समझ जाओगे कि कैसे सिविल सर्विसेज ये भी काम करती है जो नॉर्मल पब्लिक या मीडिया में नहीं आता लेकिन बैक एंड पे इतनी सारी चीजें अभी भी काम कर रही है। अगर वो नहीं आए मीडिया में वही अच्छा है, तो ही अच्छा है, उस कंट्री के सिक्योरिटी के लिए तो ही अच्छा है। बट एक इंटेलिजेंस ऑफिसर की लाइफ ब्रो बहुत फैसिनेटिंग है। लाइक फॉर एग्जांपल अगर अजीत डोभाल सर की भी बात करें तो व्हाट काइंड ऑफ लाइफ ही हैड। 7 years in Pakistan. 7 years in Pakistan with family. His son, he studied there in a school. He studied there in a school. फिर वहाँ से इंडिया आया और फैसिनेट समझ लो ऐसे हम ये नहीं सोच सकते कि दूसरी सिटी में जाके आधी स्कूलिंग यहाँ पे, आधी स्कूलिंग सूरत, आधी स्कूलिंग दिल्ली, हम लोग ये नहीं सोच पाते। यहाँ पे तो आधी स्कूलिंग इंडिया या आधी स्कूलिंग पाकिस्तान। एंड और एक और चीज़ है जो आई गेस हमारे व्यूअर्स को नहीं पता लेकिन मेरे को ऐसा इंपॉर्टेंट लगता है कि ये हाईलाइट करनी चाहिए कि फॉर एग्जांपल सर्विसेज अगर मैं बात करूँ एग्जांपल के साथ मैं समझाऊंगा कि RNAW के एक ऑफिसर्स थे विक्रम सूद, ठीक है। तो मैं तुम्हें पूछूं कि बताओ वो कौन से सर्विसेज थे, बता कौन से सर्विसेज थे? IPS नहीं वो IR इफ आई एम नॉट रॉन्ग, मतलब नॉर्मल पीपल क्या बोलेंगे या तो IPS से होंगे या कोई चीज से, या तो आर्म फोर्सेस से हो सकते हैं, IB से हो सकते हैं। बट जो RNAW के एक चीफ थे, रिटायर्ड चीफ विक्रम सूद, कभी उनके बारे में पढ़ना, ग्रेट लाइफ, उनकी बुक्स भी है, बहुत मस्त है। तो वो थे इंडियन पोस्टल सर्विस। पोस्टल सर्विस। तो
और हम लोग ने काफ़ी सारे सर्विसेज की बात ही नहीं की अभी तक. हाँ अभी तो हम लोग ने सिर्फ फॉरेस्ट सर्विसेज ये वो फिर रात हो जाएगी बात करते करते. सो पोस्टल सर्विस तो मैं ये एग्जांपल इसलिए यूज़ कर रहा हूँ कि ये जो सर्विसेज की जो लाइफ है ना, जो तुम चकाचौंध, मैं इसको बार बार यही चीज़ एम्फेसाइज कर रहा हूँ कि चकाचौंध पे ध्यान मत दो. जो भी आने वाला एक्सपीरियंस है, जो हम भी सीख रहे हैं और ट्राई कर रहे हैं कि तुम जितना जल्दी हमसे ज़्यादा जल्दी सीख जाओ. हम लोग को सीखने में थोड़ा टाइम लगा, लेकिन तुम हमसे ज़्यादा जल्दी सीख जाओ कि चकाचौंध कुछ नहीं है. कॉलेज के 3rd ईयर में आने तक हम लोग को यही लग रहा था कि हाँ हम लोग प्रिपरेशन कर रहे थे, पर कॉलेज के बाहर निकले फिर पता चला कि हम लोग प्रिपरेशन कर ही नहीं रहे थे. ये तो पहले का स्टार्टिंग का सिर्फ बर्नआउट था. और वो क्योंकि हमको शायद हमारे नसीब खराब थे कि हम लोग को वो प्लेटफॉर्म इतनी फास्ट नहीं मिला. हम लोग एक एक स्टेप चढ़ते चढ़ते, लेकिन वो भी एक वही मैं बोल रहा हूँ ना, नसीब खराब भी थे और एट द सेम टाइम तो बोल सकते हैं कि हम लोग को ये पता चला कि उसके नुआंसेस पता चले कि स्टेप बाय स्टेप जब गए हम लोग को तो उसके नुआंसेस पता चला. ये पोजीशन पे आ गया हूँ कि अगर कोई नया बंदा आके बोले कि भाई कहाँ से कैसे प्रिपरेशन करूँ, तो शायद मैं मेरी शायद प्रिपरेशन इतनी अच्छी ना हो, पर मैं उसको गाइड कर पाऊंगा कि ये चीज़ कर, तो शायद तू वो ट्रैक पे चढ़ जाएगा. और वो ये चीज़ जो है वो चीज़ हम लोग ने एक एक करके खुद ढूंढी है. कैसे, क्या, कब, कहाँ से, वो एक्सपीरियंस से आया है. और वही कि जो सर्विसेज की चकाचौंध के पीछे की दुनिया है ना, जब वो दुनिया का थ्रिल चढ़ेगा ना, मैं सिर्फ इमेजिन करके बोल रहा हूँ ये, क्योंकि मैं वो लाइफ मैंने नहीं जी है, बट फिर भी जब तुम बुक्स पढ़ते हो, स्टोरीज पढ़ते हो, पर्सनल एक्सपीरियंसेस पढ़ते हो, तब तुम्हें पता चलता है कि वो सर्विसेज की दुनिया के पीछे का जो थ्रिल है ना, वो थ्रिल तुम कभी मतलब वो थ्रिल समझ रहे हो तुम ऐसी सर्विसेज में जहाँ पे तुम फैमिली को नहीं बता सकते. अगर मैं इंटेलिजेंस की बात करूँ, अगर IAS समझ लो, तुम वो कैबिनेट सेक्रेटरी, तुम पॉलिसीज बना रहे हो, समझ लो तुम्हारी वजह से लाखों पीपल इफेक्ट होने वाले, तो उसका एक थ्रिल. तुम मीटिंग्स कर रहे हो अलग अलग डिपार्टमेंट से, अगर तुम कैबिनेट सेक्रेटरी तो अलग अलग डिपार्टमेंट से मीटिंग्स कर रहे हो, स्टेटिस्टिक्स ला रहे हो, डेटा ला रहे हो, पॉलिसी फॉर्म कर रहे हो, डिस्कशंस कर रहे हो, तो वो थ्रिल भी बहुत अलग चीज़ है. यू आर द पार्ट ऑफ द सिस्टम एंड यू आर रनिंग द सिस्टम. यू आर द नट ऑफ द टायर. यस ट्रू. अगर वो नट निकल गया हाँ तो दिक्कत हो जाएगी. और ये ग्लैमर वाली चीज़ से हटके की बात एक और भी है कि लिस्ट ऑफ सर्विसेज में काफ़ी ऐसी सर्विसेज है जो काफ़ी हाईलाइटेड नहीं है. जैसे कि एग्जांपल में इंडियन डिफेंस एस्टेट सर्विसेज, IDES. ये काफ़ी कोई बोलता नहीं है, कोई बात कौन सी सर्विस लूँगा, मैं IDES लूँगा. हाँ, ये कोई बोलता नहीं है और ये काफ़ी फेमस भी नहीं है. पर ये क्या है कि हमारे डिफेंस की जो लैंड है, हमारे डिफेंस की जो जगह है, कैंटोनमेंट एरियाज है, उसका जो मैनेजमेंट है वो IDES ऑफिसर करता है. और सोचो कि अगर हम सिर्फ बात करें उसमें सोच रहे कि भाई क्या ही काम होगा, पर ये कितना इम्पोर्टेंट काम है एक पूरी फंक्शन को, कि अगर हमारी जो आर्म्ड फोर्सेस है उनका जो एरियाज है उसको मैनेजमेंट करना कितना इम्पोर्टेंट है, क्योंकि वो कंट्री के सिक्योरिटी की बात है. आर्म्ड फोर्सेस उसको मैनेज करने में टाइम वेस्ट थोड़ी करना चाहेंगे, ऑब्वियसली. तो ये कितनी इम्पोर्टेंट पार्ट हो जाएगा. इतना हाईलाइटेड नहीं, उतना हाइप लिए, लेकिन उसका इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा. सो अपार्ट फ्रॉम दैट, कुश, लेट्स टॉक अबाउट प्लान बी. ठीक है, अगर फॉर एग्जांपल सिविल सर्विसेज, बहुत लोग घबरा जाते हैं और अपने भी घबराते हैं. दैट इज़ वेरी बेसिक ह्यूमन इमोशन, कि अगर सिविल सर्विसेज नहीं होती तो क्या कर सकता है कोई इंसान. उसने अपने लाइफ के 6 साल, अगर जनरल कैटेगरी से 6 साल चलो उसने गवा दिए, क्या कर सकता है वो 6 साल करने के बाद? कुछ आउटकम नहीं आया. तो तेरे को क्या लगता है, वो टाइम वेस्ट है, नहीं है, क्या है? व्हाट इज़ योर ओपिनियन? नहीं, टाइम वेस्ट तो नहीं कह सकते. हर कोई यही बात करता है जो अभी मैं करने जा रहा हूँ, कि टाइम वेस्ट तो नहीं होगा. UPSC की प्रिपरेशन एक ऐसी चीज़ है कि जो तुम सीखोगे, जो तुम समझोगे, वो तुम्हें एक अलग इंसान बना देगा और वो तुम्हें हमेशा काम आएगी. सिंपल चीज़ है, जैसे तूने बोला कि एक न्यूट्रल पर्सपेक्टिव, एक बीच का पर्सपेक्टिव जो हमें मिलता है वो UPSC प्रिपरेशन में ही मिलता है, कहीं और नहीं मिलता यूजुअली. तो अगर तुम में वो आ गया तो जो तुम चॉइसेस ज़िंदगी में लोगे, पॉलिटिक्स को छोड़ दो, बेसिक लाइफ पे भी अगर आ गए, कॉर्पोरेट में चले गए, और वहाँ पे भी डिसीजन मेकिंग का जो स्किल तुम में डेवलप हो जाएगा UPSC प्रिपरेशन की वजह से, वो काफ़ी काम आएगा. तो ये कभी वेस्ट नहीं जाएगा.
दूसरी बात प्लान बी की बात है, तो मुझे बहुत लोग पूछते हैं कि भाई अगर ये नहीं हुआ तो, क्योंकि ऑफ कोर्स लोगों को डाउट तो होता ही है, हाँ, obviously. और आज भी होता है। खुद इंसान को जो प्रिपेयर कर रहा है उसको खुद को डाउट होता हाँ, तो मैं यूजुअली सबके साथ प्लान बी डिस्कस नहीं करता था, है। और मैं ज़्यादा सोचता भी नहीं हूँ प्लान बी के बारे में, क्योंकि मैं ऐसा मानता हूँ कि अगर प्लान बी के बारे में सोचने लग गया तो कहीं ना कहीं मैंने ये सोच लिया कि प्लान ए तो मेरा वीक है, ये चीज़ मेरी नहीं उसके है, ये बुद्धि execution पे किसी और effect की आ है, जाएगा। मैं पहले ही बोल रहा हूँ। ये मैंने कहीं पे सुना था और मेरे को लगा कि हाँ ये चीज़ तो कहीं ना कहीं मैं भी यही सोचता हूँ। ये शायद विकास दिव्यकीर्ति सर ने बोला था कि अगर तुम प्लान बी के बारे में सोच रहे हो तो कहीं ना कहीं तुम प्लान ए को कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हो। ओके। ऑफ कोर्स प्लान बी के बारे में तुम्हें एक रफ आइडिया रखना चाहिए कि प्लान बी ये Be चीज़ मैं practical- कर be सकता हूँ practical practically, about it. पर उसके पीछे तुम लग जाओ ये चीज़ नहीं करनी। और वो तुम्हें खुद से फिगर आउट करना पड़ता है कि तुम्हें खुद के माइंड को समझाना है कि प्लान बी तो सिर्फ ऐसे ही है हाँ, भाई, क्योंकि प्लान ए पे फोकस एक कर। टाइम ऐसा आएगा, और ये मैं पर्सनल एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ, एक टाइम ऐसा आएगा जब कब तुम प्लान ए से प्लान बी पे शिफ्ट हो गए ना, तुम्हें पता भी पता ही नहीं नहीं चलेगा, चलेगा। पता भी नहीं चलेगा। तो खुद को समझाना, खुद से बात करना, खुद का एनालिसिस करना, खुद की साइकी को जानना और खुद को एक्सप्लेन करना कि नहीं भाई ये सिर्फ प्लान बी है, जिसको अभी ध्यान मत दो, इसको कबर्ड के पीछे रख दो, आपातकालीन स्थितियों में हाँ, काम ये आएगा। सिर्फ आपातकालीन स्थितियों में काम आएगा। अभी फोकस इस पे करो, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड दैट इज वेरी नेसेसरी एंड दैट इज वेरी बेसिक थिंग जो तुम्हें खुद को फिगर आउट करनी है खुद से, जो मैं तुम्हें नहीं बता पाऊंगा या कोई और तुम्हें नहीं बता पाएगा, वो तुम्हें खुद से, तुम्हारे माइंड के कॉन्फ्लिक्ट को तुम्हें खुद से समझाना है। प्लान बी शुड बी और साइनाइड पिल। हाँ, वैसे तूने बहुत खराब टर्मिनोलॉजी थी, लेकिन ठीक है। इट शुड बी द, अपने गेम में होता है ना वो लास्ट फर्स्ट एड किट, हाँ हाँ, वो होना चाहिए। वो होना चाहिए। Oh shit. So, anything else to? प्लान बी के बारे में ये बोलना चाहूँगा कि काफ़ी सारी अपॉर्चुनिटीज़ है जो एक्सप्लोर नहीं की गई है हमारे तरफ मोस्टली, या तो सिर्फ मैं ही ऐसा था, ऐसा भी हो सकता है, पर मैंने ये चीज़ नोटिस की कि काफ़ी सारी एग्ज़ाम्स होती है, काफ़ी सारी चीज़ें होती है जो हम लोग ने एक्सप्लोर नहीं की। और फर्स्टली सब लोग ये बोलेंगे कि यूपीएससी में आ गए, अब तेरे पास वापस जाके कुछ और करने का ऑप्शन तेरे पास रहा नहीं है, क्योंकि मैंने जो चॉइसेस की कि पहले साइंस छोड़ा, आर्ट्स गया, आर्ट्स के बाद मैं बीए करने गया, उसमें इकोनॉमिक्स किया, तो अब यूजुअल जनरल जो एक आइडियोलॉजी होती है कि इंजीनियरिंग डॉक्टर, उससे तो मैं काफ़ी दूर हो गया, और उसके ऊपर से भी एक डॉक्टर फैमिली में से आने की, उससे कि बीए इकोनॉमिक्स के बाद ये बंदा पैसे कैसे कमाएगा। तो वहाँ पे हमें एज एन एस्पिरेंट ये चीज़ समझनी पड़ेगी कि अपॉर्चुनिटीज़ बहुत सारी है वहाँ। अगर यूपीएससी नहीं हुआ तो दूसरी बहुत सारी एग्ज़ाम्स है, यूपीएससी की सीएपीएफ की एग्ज़ाम्स है, इंटेलिजेंस ब्यूरो की एग्ज़ाम है, स्टेट सर्विसेज है, स्टेट सर्विसेज में स्टेट पुलिस की एग्ज़ाम्स है, बहुत सारी एग्ज़ाम्स है। और वो छोड़ के भी जब तुम पॉलिटिक्स और इंटरनेशनल रिलेशंस इतना पढ़ लिया तुमने, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि पॉलिटिक्स में उतरो, अगर यूथ उतर रहा है तो बहुत अच्छी चीज़ है। मैं तो बोलता हूँ उतरो, पॉलिटिक्स में उतरो। हाँ। समझ लो, कब तक तुम वही जो लाइक ये मेरा पर्सनल, कब तक गाली दोगे, सिस्टम हाँ, बन जाओ, वो तो है ही, वो तो, बट मेरा ऐसा पर्सनल पर्सपेक्टिव है, एंड ये सिर्फ मेरा पर्सपेक्टिव है, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि कब तक तुम जो फालतू लोग हैं जो पावर में बैठे रहे और पावर को एकदम जकड़ के रखा है, पावर इन द सेंस में इसको बहुत पॉजिटिव और इन्फ्लुएंशियल वे में बोल रहा हूँ कि पावर को जकड़ के रखा है, जो दूसरों को नहीं आने दे रहे, खुद भी अच्छा काम नहीं कर रहे और सारी चीज़ें बिगाड़ रहे। अगर सोचो, मैं बहुत बार सोचता हूँ कि भाई अगर एक पॉलिटिशियन ने खुद को सुधार लिया तो आधे से ज़्यादा काम एक डिप्लोमेट का या ब्यूरोक्रेट का कम हो जाएगा, क्योंकि मैं आई एम जस्ट इमेजिनिंग और कैलकुलेटिवली मेरे कैलकुलेशंस के हिसाब से बोल रहा हूँ कि मेरे ख्याल से बहुत सारा एफर्ट्स, एक ब्यूरोक्रेट के एफर्ट्स, प्लानिंग, एक्सवाइजेड, कुछ भी बोल लो, वो वेस्ट हो जाती है या फिर उसको बहुत बड़ा नेगेटिव इम्पैक्ट मिलता है, बिकॉज एक पॉलिटिशियन अपने उसमें रहता है कि नहीं, ये हम जो बोलेंगे वैसा ही होगा, चाचा विधायक है। तो मेरे ख्याल से अगर जो भी इंसान, अगर जैसे वो श्री 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 में कान पकड़ बोलता, श्री 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 अवधूजा सर बोलते हैं कि भाई तुम ये फन में मैं बोल रहा हूँ, लेकिन तुम आए घर पे आए, ऐसा घर पे आए और ये लो ऑल इंडिया रैंक 1, ऑल इंडिया रैंक 10 और सब फाड़ दिया और बोला नहीं करना मेरे को नौकरी, इलेक्शन लड़ेंगे हम। तो काफ़ी सही चीज़ होगी।
तो पर but jokes ये वाली जो क्लिप है वो घर तक नहीं पहुंचनी चाहिए. बट जोक्स अपार्ट, अगर मेरे को ऐसा लगता है कि डिप्लोमेट्स को, या फिर फेल्ड बहुत गलत टर्म हो जाएगा, फेल्ड एस्पिरेंट्स नहीं बोलूँगा, बट जो लर्नर्ड एस्पिरेंट्स है ना, उनको पॉलिटिक्स में घुसना चाहिए. क्योंकि जिस हिसाब से वो खुद का जो हम लोग ने डिस्कस किया कि वो कैसे न्यूट्रल होकर वो सोचते हैं ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है. और पॉलिसी मेकिंग में एक क्या बोलते हैं कैटलिस्ट का काम करेंगे. जो ब्यूरोक्रेट्स को, भले वो ब्यूरोक्रेट नहीं बन पाए, लेकिन वो पॉलिटिशियन बन के वो ब्यूरोक्रेट की हेल्प कर पाएंगे. समझ रहे हो कि वो उनके अड़चन में नहीं बन सकते. बहुत बेसिक लेवल पे मैं जाके बात कर रहा हूँ. चीज़ें जो फंक्शनैलिटी वो इससे बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है, बट समझाने के लिए कि उनकी अड़चन बनने की जगह उनको उनका एक कैटलिस्ट बने. और एट द एंड ऑफ द डे कंट्री नेशन को एक ऐसे, जो हम लोग बोलते हैं सोने की चिड़िया, उसकी तरफ ले जा सके, या फिर एक आइडियल स्टेट. Just don't be at the receiving end. हाँ. Become an asset for the country. Yes, become an asset for the country. Asset for the country and the society. Yes. So last thing that you want to say something, or you want to conclude with this podcast? मैं यही कहना चाहूँगा कि सिविल सर्विसेज स्पेशली गुजरात में, साउथ गुजरात में काफ़ी कम एक्सप्लोर्ड है, काफ़ी कम इंटरेस्टिंग है लोगों के लिए. जितना यूथ, जितनी ऑलरेडी कंपटीशन बहुत है, मैं ये मानता हूँ, पर जो लोग पॉलिटिक्स, इंटरनेशनल रिलेशंस, सिविल सर्विसेज, ये सारी चीज़ों में थोड़ा इंटरेस्ट रखते हैं, तो दे शुड कम फॉरवर्ड. उन लोग को इसमें आना चाहिए, और कंपटीशन बढ़ाने के लिए नहीं. और सिविल सर्विसेज सिर्फ मतलब यूपीएससी नहीं, मेरे ख्याल से सारे सर्विस, स्टेट सर्विसेज है, पुलिस सर्विसेज है, पॉलिटिक्स है. सिविल सर्विसेज का मेन चीज़ क्या है कि लोगों की सेवा. लोगों की सेवा तुम पॉलिटिशियन बन के भी कर सकते हो, और बहुत कुछ कर सकते. हाँ, तो यही चीज़ है कि आना चाहिए लोगों को इसमें. इट्स अ गुड प्लेस टू बी. नॉट इतना भी स्कैरी नहीं है जितना लोग बताते हैं. हाँ. और हाँ वही. सो ऑन दैट नो लेट्स कंक्लूड दिस एपिसोड, एंड आई होप सो ये एपिसोड इंटरेस्टिंग रहा होगा. कुछ ये तो थोड़ा सा मेरे को ऐसा लगता है हम लोग इतने फॉर्मल नहीं है आपस में, लेकिन ठीक है, फॉर दिस एपिसोड वी आर वेरी फॉर्मल. और हम लोग बैक एंड पे क्या ही होता है वो तो हमें ही पता है. सो दैट्स इट. दिस एपिसोड वाज दिस टू कंक्लूड मेरे एंड पे कि ये एपिसोड ऐसे ही था कि 2 फेलो एस्पिरेंट्स टॉकिंग अबाउट their experiences and what they think, what they learned, and yeah, that's it. So thank you for tuning, and I hope so कि आप ये episode आपको पसंद आया होगा, and please do all the formalities like share, subscribe, क्योंकि मैंने देखा है कि views काफ़ी ज़्यादा आते हैं हमारे episodes के, लेकिन सब्सक्राइबर काउंट उस हिसाब से कम है. लाइक आते हैं लेकिन सब्सक्राइबर काउंट कम है. So please look into that, and thank you for tuning in once again, and bye bye, take care.